सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि हमारे देश की नदियों कितने गहरे संकट में है। वे नदियों को बचाने के उपायों की चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नदियों के आसपास की जमीन पर पेड़ लगाकर नदियों को बचाया जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे लिए नदियों के क्या मायने हैं, तो मेरे लिए वे भारतीय सभ्यता का मूल है। सिंधु, सतलुज और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे ही यह सभ्यता विकसित हुई और दक्षिण में यह सभ्यता कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के आसपास विकसित हुई। इन नदियों ने और इस भूमि ने सदियों से हमारा पालन पोषण किया है, लेकिन पिछली 2 पीढ़ियों से हम इसे रेगिस्तान में तब्दील कर रहे हैं। अगर आप भारत के ऊपर से हवा यात्रा करते हैं तो आपको कम हरियाली दिखाई देगी, ज्यादातर सूखी जमीन ही दिखेगी। पिछले कुछ दशकों में हमारी नदियों के जल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। सिंधु और गंगा की गिनती धरती की उन 10 नदियों में हो रही है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। मेरे बचपन के दिनों में कावेरी जैसी थी, वह भी अब सिर्फ 40% ही बची है। उज्जैन में पिछले कुंभ मेले के लिए उन्हें नर्मदा नदी से पानी को पंप करके एक कृत्रिम नदी बनानी पड़ी, क्योंकि क्षिप्रा नदी में पानी ही नहीं था। नदियां और झरने सूख गए हैं। पिछले कुछ सालों में भूमिगत जल का स्तर जबरदस्त तेजी से नीचे गिरा है। कई जगहों में पीने के पानी की कमी हो गई है। हमारे देश में मूल रूप से 2 तरह की नदियां हैं, बर्फीली नदियां और जंगली नदियां। बर्फीली नदियों में पानी पहाड़ पर जमे बर्फ के पिघलने से आता है, जो पूरी तरह हमारे काबू में नहीं है, क्योंकि तापमान का बढ़ना एक ग्लोबल घटना है। भारतीय हिमालय में जो पर्वत शिखर पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं, अब वहां बस चट्टानें दिखती है। भागीरथी और गंगा के जल का स्रोत गौमुख हिम नदी पिछले 3 दशकों में करीब 1 किलोमीटर पीछे की ओर चली गई है। हिम नदी का पिघलना और बर्फ की कमी हिमालय में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के जलाशयों में पानी की कमी होती जा रही है। हमें इसी समय जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि उस त्रासदी को रोका जा सके जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। नदियों को लेकर लोगों के कई तरह के अप्रोच या उपाय है। एक तो यह है जो कई राज्यों ने अपनाया है कि रोधक बांध बनाना। बहुत से बार इससे नदी तालाबों के समूह में बदल जाती है। दूसरा यह है कि नदियों में गड्ढे खोदकर उनमें कंकड़ भर दिया जाए, जिससे कि पानी जमीन के भीतर रिस सके और आसपास के कुओं तक पहुंच सके। यह उपाय नदी की मृत्यु पूरी तरह से सुनिश्चित करता है। इस तरह के उपायों से नदियों का शोषण होता है, उनका बचाव नहीं होता। प्राकृतिक रूप से बहने वाली नदी की एक बिल्कुल अलग इकोलॉजी होती है। जब धरती वर्षा वन से ढकी हुई थी, तब नदियों और झरनों तक पानी पहुंच पाता था और वे पूरे प्रवाह में रहते थे। नदियों को पोषित करने के लिए आसपास की जमीन गीली होनी चाहिए। आजकल हर तरफ जमीन जोती जाती है। छांव की कमी और पत्तों और पशुओं के मल मूत्र के अभाव होने से जैविक चीजों द्वारा जमीन का पोषण नहीं हो पाता। इससे धरती की ऊपरी परत की नमी सूख जाती है और समय बीतने के साथ रेत में बदल जाती है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है। इन वजहों से जमीन पोषित नहीं हो पा रही है। वैसे तो हमारे देश में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, पर एक उपलब्धि है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमारे किसानों किसी तरह से 130 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, पर ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा।
हम इतनी तेजी से जमीन और जलाशयों को तबाह कर रहे हैं कि 15 से 20 सालों के अंदर हम लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे और उनकी प्यास नहीं बुझा पाएंगे। ये कोई प्रलय की भविष्यवाणी नहीं है। इस बात की स्पष्ट प्रमाण मौजूद है कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक नदी को प्रभावित करने वाली सभी चीजें हमारे वश में नहीं है, फिर भी हम कुछ ठोस कदम उठाकर नदी के बहाव और साथ ही उसके आसपास की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है जलाशयों के आसपास पेड़ों की संख्या को बढ़ाना। लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा खेती की जमीन है, जिसे हम जंगल में नहीं बदल सकते। इसका समाधान यह है कि हम मिट्टी को कमजोर बनाने वाली फसलों की जगह पेड़ों पर आधारित खेती को अपनाएं। ऐसा करने के लिए हमें जरूरी जागरूकता पैदा करनी होगी और नीतियों में बदलाव लाने होंगे। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स के तहत बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का जो काम हुआ, उससे अब तक पूरे तमिलनाडु में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। अलग अलग लोगों द्वारा भी पेड़ लगाने की कोशिशों से स्थिति बेहतर होती है। लेकिन अगर हम सही मायने में समाधान चाहते हैं तो सरकारी स्तर पर नीतियों में बदलाव होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने जलाशयों के आसपास पेड़ लगाने का शानदार काम किया है और इसका असर भूमिगत जल के बढ़ते स्तरों के रूप में अभी से देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में नर्मदा के आसपास पेड़ों की फसल उगाने वाले किसानों को आर्थिक सहायता देनी शुरू की है। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा को एक जीवंत अस्तित्व के रूप में पहचान देते हुए उसे कानूनी अधिकार दिए हैं और सरकार को उसकी सफाई और देखरेख के लिए एक बोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। यह सही दिशा में उठाए गए शुरुआती कदम है। देश में ठोस बदलाव लाने के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है जिसमें सभी मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां भी शामिल हो। समस्या का मूल कारण यह है कि 1947 से अब तक हमारी जनसंख्या 4 गुना हो चुकी है। बस 70 सालों में हमारी जनसंख्या 33 करोड़ से 130 करोड़ हो चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस समस्या के बारे में कुछ करेंगे? एक और चीज जो समस्या पैदा करती है वो है उपभोग करने के तरीकों में बदलाव। ये ऐसी चीज है जिसे पीछे की ओर मोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हम समझदारी से काम ले तो हम इंसानी आबादी को कम कर सकते हैं, पर हम इंसानी महत्वाकांक्षाओं को कम नहीं कर सकते। नदियों के आसपास हरियाली को बढ़ाना ही सबसे सरल समाधान है। हमें एक ऐसी नीति की जरूरत है जिसके अनुसार जलाशयों के आसपास की सरकारी जमीन पर जंगल होने चाहिए और निजी जमीन पर बागबानी की जाए। कृषि वानिकी और बागबानी पर ऐसे काफी रिसर्च हुए हैं जिनसे हमें मदद मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छांव के लिए जैविक गतिविधि और जैविक सामग्री के लिए पेड़ों की एक कैनोपी या छतरी तैयार की जाए, जिससे जमीन नम और उपजाऊ हो जाए। जमीन सिर्फ तभी झरनों और नदियों को पोषित कर सकती है जब वह पर्याप्त रूप से गीली हो। हमें एक ऐसा व्यापक प्लान तैयार करना होगा जो नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो। आप एक गरीब किसान से धरती को बचाने की उम्मीद नहीं कर सकते जब वो खुद अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा हो। बागबानी से जुड़ी फसलों के द्वारा जमीन को कमजोर बनाने वाली फसलों से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। कुछ लोग
नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट शीतोष्ण जलवायु वाली जगहों पर तो कारगर हो सकता है, पर उष्ण क्षेत्र के ऊंचे तापमानों और मौसमी बरसातों वाली जगहों पर नहीं। ऐसा प्रोजेक्ट बहुत महंगा साबित होगा और नदियों और उनके आसपास की आर्थिक गतिविधियों के लिए हानिकारक होगा। हमें इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अपील करनी होगी, सिर्फ इसलिए कि इसमें कुछ पैसे का निवेश हो चुका है। यह जरूरी नहीं कि हम इसे आगे बढ़ाएं। हमें अपनी सोच को नदियों के दोहन से बदलकर उन्हें जीवंत बनाने में लगाना होगा। हमें देश में सभी को इस बारे में जागरूक करना होगा कि नदियों को बचाने की जबरदस्त जरूरत है। हम एक रैली की तैयारी कर रहे हैं जो 16 राज्यों से गुजरेगी। प्लान के अनुसार यह रैली तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होगी, उत्तराखंड तक जाएगी, फिर दिल्ली में आकर खत्म होगी। जिन 16 राज्यों की राजधानियों से हम गुजरेंगे, उन जगहों पर बड़े समारोह आयोजित करेंगे, जिससे बड़े स्तर पर नदियों को बचाने के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। अब तक हर राज्य इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वो अपने आप में एक अलग अस्तित्व हो। हमारी जरूरत यह है कि सभी राज्य एकजुट होकर एक ऐसी नीति तैयार करे जो सभी पर लागू हो। केंद्र ने एक ऐसा बिल तैयार किया है जिससे राज्यों के बीच पानी से जुड़ी समस्याओं के लिए एक ट्रिब्यूनल होगा। इस बिल से मदद मिल सकती है। एक बार नीति तैयार हो जाए तो इसे पूरी तरह से लागू करने में थोड़ा समय लगेगा। पेड़ को काटने का काम एक दिन में हो सकता है, उसे उगाने के लिए कई दिन लगते हैं। समीकरण बहुत सरल है। नदियों के आसपास पेड़ होने चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वे पानी को थाम कर रखेंगे और इससे नदियां पोषित होंगी। अगर हम ये जागरूकता पूरे देश में फैलाए और एक सभी पर लागू होने वाली नीति बनाकर उसे लागू करना शुरू कर दे, तो ये हमारे देश के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली के लिए एक जबरदस्त और सफल कदम होगा। धन्यवाद।